गुड इवनिंग टू ऑल। नर्सिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए उसके बाद में, और क्लास के लिंक को जितने भी अपने स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो नॉट सेट डीएसएसबी या फिर ईएसआईसी के लिए वो डिस्कस करेंगे अपन। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग काजल, ईशु, सुन्नी, ईशा गुप्ता। गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में अपन जो आज का सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो नॉट सेट डीएसएसबी या फिर ईएसआईसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से आप ऑनलाइन आ जाइए और क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आप सभी को राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाले हैं आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को पुट आउट करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से रीड आउट करके राइट आंसर पुट आउट कीजिए कि नॉर्मल ईसीएफ वैल्यू ऑफ 70 केजी पर्सन। कोई पर्सन है जिसका वेट कितना है 70 केजी, आपको बताना है कि उसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना होगा। ईसीएफ मीन्स चलिए अब दिख रहा है क्या आपको? अब क्लियर दिख रहा होगा तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करके राइट आंसर कीजिए। अभी स्क्रीन क्लियर है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और क्वेश्चन को रीड आउट करके राइट आंसर पुट आउट कीजिए कि नॉर्मल एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना होगा अगर किसी पर्सन का वेट कितना है 70 केजी। आपको बताना है कि अगर किसी पर्सन का वेट कितना है 70 केजी है तो उसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना होगा। जल्दी से काउंट कीजिए और राइट आंसर को पुट आउट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर बात करें अपन टोटल वेट की, टोटल फ्लूइड की बात करें कि टोटल फ्लूइड कितना होता है किसी भी पर्सन में अकॉर्डिंग टू द वेट। अगर बात करें टोटल फ्लूइड की तो अपन एडल्ट में देखेंगे कि टोटल वेट का कितना परसेंटेज फ्लूइड होता है। एडल्ट की बात करें तो टोटल वेट का 60% फ्लूइड होता है एडल्ट में। चलिए अगर टोटल फ्लूइड की बात करें तो किसी भी पर्सन में टोटल वेट का 60% क्या होगा? फ्लूइड होगा। और यही अगर अपन ओल्ड एज में बात करें, ओल्ड पर्सन में बात करें तो 55% होगा। और अपन बात करें अगर चिल्ड्रन में या फिर इन्फेंट में, या फिर इन्फेंट की बात करें अगर, तो उसमें टोटल वेट का 80% क्या देखने को मिलता है अपने को? फ्लूइड देखने को मिलेगा टोटल बॉडी वेट का। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना होगा अगर किसी पर्सन का वेट 70 केजी है तो। ठीक है, अगर अपन डिवाइड करके देखें यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि 60% फ्लूइड होगा वेट का। अगर किसी पर्सन का 70 केजी वेट है तो उसका 60% फ्लूइड कितना होगा। यहाँ पे अगर अपन निकालेंगे तो मान लीजिए पर्सन का वेट कितना है 70 केजी और 60% फ्लूइड है। अब टोटल फ्लूइड कितना होगा 70 केजी के पर्सन में अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा 42 लीटर। यानी कि कोई पर्सन जो जिसका वेट कितना है 70 केजी है तो उसमें 42 लीटर्स क्या है? फ्लूइड्स है। 42 लीटर्स उसमें फ्लूइड्स है। ठीक है, अब जो टोटल 42 लीटर फ्लूइड्स है उसमें से अपने को निकालना है, वेरी गुड इवनिंग,
टोटल 42 लीटर जो फ्लूइड्स है उसमें से अपने को देखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दो कंपार्टमेंट में अपन फ्लूइड को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि अपने को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होगा। कितना था यहाँ पे 42 लीटर। अब अपन अगर डिवाइड करके देखें तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होगा, टोटल फ्लूइड का कितना होता है। इंट्रा सेलुलर की बात करें तो वो टोटल फ्लूइड परसेंटेज का होगा 70%। टोटल फ्लूइड का 70% इंट्रा सेलुलर होता है। और टोटल फ्लूइड का अगर बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर की तो वो टोटल फ्लूइड का कितना होगा 30%। वो टोटल फ्लूइड का कितना होता है 30%। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे देखा कि पर्सन में फ्लूइड कितना है 42 लीटर्स और उसका 30% अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपन निकाल लेंगे 30% ऐसे। चलिए इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे आएगा आपका 42 का 30% आएगा अप्रोक्स 12.6 लीटर। कितना आएगा 12.6 लीटर के आसपास आएगा। ठीक है, 20% नहीं होता। टोटल फ्लूइड का 70% इंट्रासेलुलर होता है और 30% एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अमन पोलू 20% आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल फ्लूइड का 30% होता है और इसके अकॉर्डिंग अपन ने निकाला तो वहां पे 12.6 लीटर क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि 70 kg के पर्सन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होगा, तो 12.6 के नियर बाई राइट आंसर अपन आ जाएगा क्या 13 लीटर। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी काजल आपका राइट आंसर है। अमन पोलू आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर आपने राइट आंसर 13 लीटर दिया है, फिर आप 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैसे बता रहे हो। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अपन ने देख लिया कि फ्लूइड को कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि टोटल बॉडी वेट का जो फ्लूइड होगा वो आपका इंट्रा सेलुलर 70% होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से रीड आउट करके राइट आंसर पुट आउट कीजिए कि इन ए हेल्दी पर्सन विच ऑफ दीज लंग्स वॉल्यूम शुड बी द लार्जेस्ट। इसमें से लंग्स का कौन सा वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा आपको बताना है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर की जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। चलिए तो यहाँ पे बताइए कि इन जो ऑप्शंस आप दिए हुए हैं आपके सामने, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम या फिर कौन सा वॉल्यूम सबसे लार्जेस्ट होगा आपको बताना है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ ठीक है, अगर बात करें अपन टाइडल वॉल्यूम की तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होगा 500 ml। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। नॉर्मल अपन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, ड्यूरिंग द नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अपन कितने ml एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं 500 ml, उसको बोलेंगे अपन टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी की बात करें अपन तो वाइटल कैपेसिटी में अपन इंक्लूड करते हैं टाइडल वॉल्यूम के साथ में अपन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपन किसे बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर बात करें तो अपन अगर फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द या फिर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, अगर अपन फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं जी, बिल्कुल प्रियंका जी आप राइट बता रहे हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो जितनी एयर अपन एक्सेल करते हैं उसको बोलेंगे अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और वो होगा आपका कितना? 1200 ml। ठीक है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें अपन तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग द फोर्सफुली इंस्पायरेशन अपन कितनी एयर एंटर करते हैं उसको बोलेंगे अपन IRV। तो ये होगा लगभग 3 लीटर के आसपास। ठीक है, ये कितना होगा? 3 लीटर के आसपास। तो इसकी टोटल काउंटिंग करेंगे अपन, टोटल काउंटिंग करेंगे तो अपन 4800 ml के आसपास आएगा, 4800 ml के आसपास आएगा टोटल वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो, टोटल वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी कितनी आएगी? 4800 ml के आसपास। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो रेजिडुअल वॉल्यूम उसको बोलेंगे अपन जो जितनी एयर नॉर्मली लंग्स में ऑल टाइम प्रेजेंट रहती है टू प्रिवेंट फ्रॉम द एटेलेक्सिस। ठीक है, लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन या फिर कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगी, जितनी एयर लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी उसको बोलेंगे अपन रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये भी होती है 1200 ml, 1200 ml। ठीक है, तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को मिला के जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे अपन वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी? 4800 ml के आसपास। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा वो होगा वाइटल कैपेसिटी का। एक आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, अगर आपको पूछे कि डेड स्पेस अगर आपको कभी पूछ ले कि डेड स्पेस में कितने ml एयर रहेगी तो आपको बताना है 150 ml। तो आपको बताना है कितना? 150 ml डेड स्पेस में एयर रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिक्रीज इन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लीड्स टू। अगर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा आपको बताना है। डिहाइड्रेशन, नो चेंजेस इन द बॉडी फ्लूइड्स, इडिमा या फिर एसिडोसिस। चलिए जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बताइए कि यहाँ पे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा जी। डेड स्पेस में 150 ml एयर रहेगी। ठीक है, इंक्रीज इन कोलॉइडल, डिक्रीज इन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लीड्स टू। अगर बॉडी फ्लूइड प्रेशर की अपन बात करें, बॉडी फ्लूइड प्रेशर की अपन बात करें तो अपन मान लेते हैं ये एक क्या है, ये एक ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और इसमें टोटल फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, इस ब्लड वेसल में जो फ्लूइड है जो सर्कुलेट हो रहा है, और टोटल फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पे वेसल्स पे, तो उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
यहाँ फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन, प्रेशर प्रेशर ऑफ टोटल फ्लूइड वेट, यानी कि यहाँ पे जो टोटल जितना भी फ्लूइड जो भी है इसमें जो भी है इसमें जिसमें टोटल फ्लूइड होगा, टोटल फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है, इसके द्वारा जो यहाँ पे वेसल्स पे जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो अपन ने जो टोटल फ्लूइड देखा था अभी, जिसके द्वारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा था, उस फ्लूइड में जितने भी सॉल्यूट होंगे, जैसे कि अपन ब्लड वेसल्स में फ्लूइड मूव कर रहा है, उसमें क्या है, प्रोटीन है, एल्बुमिन है, आरबीसी है, या फिर जो अलग जितने भी सॉल्यूट है उसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलेंगे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होगा ऑनकोटिक प्रेशर, एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर। और इस ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। और कोलोइडल सॉल्यूशन में अपना आता है कौन सा, एल्बुमिन। या फिर अपन जो पेशेंट को क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं, एफएफपी, वो भी इसी में आएगा। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में आएगा आपका एल्बुमिन या एफएफपी, ये मेंटेन करके रखते हैं आपका ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। एक होगा आपका क्रिस्टलॉइड, और क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स कौन से होते हैं, नॉर्मली जो अपन इन्फ्यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन हो गया, आरएल हो गया, डीएनएस हो गया, इनको बोलेंगे अपन क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखेगा कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें एल्बुमिन और एफएफपी को अपन इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन का अगर ऑनकोटिक प्रेशर, यानी कि किसी पर्सन में क्या हो गया, एल्बुमिन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, वो यहाँ पे प्रेशर करेगा, तो यहाँ का फ्लूइड लीक होके आपका एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, या उसको बोलेंगे आप इडीमा। उसको क्या बोलेंगे आप, इडीमा, उसको बोलते हैं आप इडीमा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, अगर किसी पर्सन का कौन सा प्रेशर, कोलोइडल प्रेशर, यानी कि पेशेंट में क्या डिक्रीज हो रहा है, एल्बुमिन का लेवल, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इडीमा देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which hormones act on the intestine and cause increase calcium absorption? इसमें से कौन सा हार्मोन इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, आपको बताना है। कैल्सिटोनिन, कैल्सिट्रियोल, थायरोक्सिन या फिर पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। जल्दी से आंसर कीजिए, राइट आंसर की इसमें से कौन सा हार्मोन होगा जो इंटेस्टाइन पे जाके एक्ट करेगा और वहां से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, कैल्शियम को वहां से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, आपको बताना है। कैल्सिटोनिन, कैल्सिट्रियोल, थायरोक्सिन या फिर पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। गुड इवनिंग राहुल कुमार। हार्मोन की बात करें तो दो हार्मोन होंगे, एक होता है पीटीएस और एक होगा कैल्सिटोनिन। पीटीएस हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से और कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, कैल्सिटोनिन की बात करूं तो ये ब्लड से, ये क्या करेगा, कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को ले जाएगा, ब्लड से किसको लेके जाएगा, कैल्शियम को, और डिपॉजिट कर देगा कहाँ पे, बोन में।
बॉन्ड में पीटीएस की बात करूं, पीटीएस की बात करें तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड से कैल्शियम को लेके, ये बॉन्ड से कैल्शियम को लेके कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ब्लड में। जैसे ही ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी या फिर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो पीटीएस रिलीज होगा और बॉन्ड से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा के ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा। बॉन्ड के साथ साथ ये कहाँ पे एक्ट करेगा, बॉन्ड के साथ साथ ये जो पीटीएस होगा ये कहाँ पे काम करेगा, किडनी पे काम करेगा। जैसे ही हाइपोकैल्सीमिया होगा पेशेंट में पीटीएस रिलीज होगा, ठीक है, और पीटीएस एक्ट करेगा आपकी किडनी पे और किडनी से रिलीज कराएगा आपका क्या, कैल्सिट्रियोल, यानी कि विटामिन डी। किडनी से क्या रिलीज करवाएगा, विटामिन डी, और ये विटामिन डी आपका कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। ये विटामिन डी आपका जाएगा इंटेस्टाइन पे और वहां से क्या करेगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्शन नहीं करता है यहाँ पे, पीटीएस डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगा इंटेस्टाइन पे, पीटीएस किडनी पे जाके एक्ट करेगा और वहां से कैल्सिट्रॉल विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा और विटामिन डी आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, कैल्सिट्रॉल। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा कैल्सिट्रॉल, क्योंकि कैल्सिटोनिन तो आपका क्या करेगा, कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को लेकर ट्रांसफर कर देता है बॉन्ड में, यानी कि ये तो क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये डिक्रीज करता है, ठीक है। पीटीएस पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है लेकिन थ्रू द विटामिन डी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका कैल्सिट्रियोल। जी बिल्कुल, आप सभी का राइट आंसर है जिसने भी कैल्सिट्रियोल बताया है। बी सुप्रभा, काजल, आप सभी का राइट आंसर है। यहाँ पे जो डायरेक्टली पीटीएस बता रहे हैं या फिर कैल्सिटोनिन बता रहे हैं उनका रॉन्ग है, क्योंकि कैल्सिटोनिन तो आपका ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, ठीक है। पीटीएस आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा लेकिन वो जीआई पे एक्ट करेगा थ्रू द कैल्सिट्रियोल या फिर विटामिन डी, बॉन्ड पे जाके डायरेक्ट एक्ट करेगा और वहां से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा के ब्लड में ट्रांसफर करेगा। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन टीचिंग ए पेशेंट विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज अबाउट न्यूट्रिशन द नर्स शुड एम्फेसाइज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ में कोई पेशेंट है और नर्स उसको क्या दे रही है, हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें से कौन सी हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग सोडियम टू 7 ग्राम पर डे, एडिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ईटिंग 3 बैलेंस मील्स ए डे, या फिर अवॉइडिंग वेरी हैवी मील्स। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी हेल्थ एजुकेशन जो नर्स प्रोवाइड करेगी, कोई पेशेंट है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर हेल्थ टीचिंग दे रही है उस पेशेंट को। सीएडी के पेशेंट के लिए कौन सी हेल्थ टीचिंग जो इफेक्टिव रहेगी, इसमें से लिमिटिंग सोडियम टू 7 ग्राम पर डे। अगर सोडियम की पर डे की डोज की बात करें तो अपने को 1 to 2 ग्राम पर डे सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है, 1 to 2 ग्राम पर डे। तो यहाँ पे 7 ग्राम पर डे तो गलत हो गया, ठीक है। एडिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट सीएडी में कहाँ होगी, तो ये भी रॉन्ग है। ईटिंग 3 बैलेंस मील्स की कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, तो वहां पे क्या जाएगा, अवॉइडिंग वेरी हैवी मील्स। हैवी डाइट पेशेंट लेगा तो पेशेंट का क्या बढ़ जाएगा, हैवी डाइट पेशेंट में क्या करेगी, कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगी, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है पेशेंट को, तो वहां पे लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेनी है। जी ईसु, अमन, सुनी, शिवानी, आप सभी का राइट आंसर है। यहाँ पे क्या जाएगा, अवॉइडिंग वेरी हैवी मील्स। हैवी मील को वहां पे क्या करना है, अवॉइड करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पीएच ऑफ स्टमक एंड द पीएच ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर बेस्ट डिस्क्राइब रेस्पेक्टिवली। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे पीएच को, स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच को, एसिडिक एंड एल्केलाइन, यानी कि एसिडिक पीएच होगी स्टमक की और एल्केलाइन पीएच होगी किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, या फिर स्ट्रांगली एसिडिक एंड वीकली एल्केलाइन। नेक्स्ट है आपके सामने एसिडिक एंड वीकली एल्केलाइन या फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन। चलिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एकदम करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है किसको, स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच को।
आलसी LDL, ठीक है, हैवी डाइट क्या बढ़ाएगी, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को इंक्रीज करेगी, ठीक है, जो कि एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट करेगा ताकि ट्राइग्लिसराइड को, तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। चलिए यहाँ पे बताइए कि आप स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पीएच है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, या फिर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच को। अगर आपको यहाँ पे पता है कि स्टमक की पीएच कितनी है और स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच कितनी होती है तो आप करेक्ट आंसर बता पाएंगे यहाँ पे, अगर आपको पता है स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच। चलिए यहाँ पे बताइए, राइट आंसर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं, स्ट्रांगली एसिडिक एंड स्ट्रांगली एल्केलाइन। चलिए जल्दी से पीएच बताइए आप स्टमक की पीएच और स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच कितनी होगी। स्टमक की पीएच कितनी होगी 2। स्टमक में पीएच हाईली एसिडिक आपको देखने को मिलेगी, 2 पीएच होगी हाईली एसिडिक, वहाँ पे सॉल्यूशन होगा। अगर आप फिंगर को इंसर्ट करेंगे डायरेक्टली स्टमक में, ठीक है, फिंगर को ऐसे डायरेक्टली अगर स्टमक में इंसर्ट करें तो वो इतना एसिडिक होगा कि आप बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर स्किन नहीं नजर आएगी आपको, ओनली बोन रहेगी पीछे, इतना एसिडिक होता है वहाँ पे स्टमक का एनवायरनमेंट। तो स्टमक तो बता सकते हैं अपन क्या है, हाईली एसिडिक है। लेकिन चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच की बात करूं तो वो एल्केलाइन होगी। एल्केलाइन तो होती है लेकिन कितनी होती है पीएच 8। स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच कितनी होगी 8 होगी। तो ये क्या है 8 अगर पीएच है यानी कि 7 से जा रही है ऊपर और 8 है तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन कैसे हो गया, ये हो गया आपका स्लाइटली एल्केलाइन। ये कौन सी टाइप की पीएच हो गई स्लाइटली एल्केलाइन, क्योंकि जस्ट अबव द 7 है यहाँ पे 8 मीन्स कि ये क्या है स्लाइटली एल्केलाइन पीएच है। तो राइट आंसर क्या जाएगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक एंड वीकली एल्केलाइन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या क्योंकि स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, पीएच 2 है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, लेकिन यहाँ पे एल्केलाइन स्लाइटली है या फिर वीकली है क्योंकि 8 पीएच होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच कितनी होगी 8, तो वो यहाँ पे वीकली एल्केलाइन आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन राइट आंसर विल गो टू द ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, सोहाली, सुप्रवा, ईशा, गुप्ता, काजल, आप सभी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर। ए पेशेंट रिसीविंग हेलोपेरिडोल complain of a stiff jaw and difficulty swallowing, the nurse first action is to। एक पेशेंट जिसको क्या चल रहा है हेलोपेरिडोल, कौन सी मेडिसिन चल रही है हेलोपेरिडोल, एंटीसाइकोटिक। हेलोपेरिडोल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है एंटीसाइकोटिक, ठीक है। और उस पेशेंट में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है आपको, पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है स्टीप जो एंड डिफिकल्टी स्वेलोइंग, क्या कर रहा है स्टीप जो और डिफिकल्टी स्वेलोइंग, साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है हेलोपेरिडोल का। द नर्स फर्स्ट एक्शन 2, यहाँ पे नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा रीएश्योर द पेशेंट एडमिनिस्टर एज नीडेड लोराजिपाम, यहाँ पे लोराजिपाम देंगे पेशेंट को, या फिर एडमिनिस्टर ए नीडेड डोज ऑफ बेंजोट्रोपिन IM, एडमिनिस्टर एज नीडेड डोज ऑफ बेंजोट्रोपिन बाय माउथ एज ऑर्डर्ड, या फिर एडमिनिस्टर एज नीडेड डोज ऑफ हेलोपेरिडोल बाय माउथ। चलिए राइट आंसर यहाँ पे पुट आउट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करें पेशेंट क्या ले रहा है एंटीसाइकोटिक पेशेंट ले रहा है, और एंटीसाइकोटिक के साथ में अपने को मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन EPS, जिसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स EPS आपको देखने को मिलते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ में, क्योंकि हेलोपेरिडोल एक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है तो इसके साथ में भी आपको डेफिनेटली क्या देखने को मिलेगा EPS। और जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है स्टीप जो एंड डिफिकल्ट स्वेलिंग, ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है EPS यानी कि पेशेंट में क्या देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स।
अगर मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हेलोपेरिडोल के साथ बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है क्या, एक्स्थेसिया। हेलोपेरिडोल के साथ में आपको मोस्ट कॉमन ईपीएस देखने को मिलता है, एक्स्थेसिया, ठीक है। और ईपीएस को ट्रीट करने के लिए अपन कौन सी ड्रग्स यूज में लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस अगर बात करें ईपीएस को ट्रीट करने के लिए तो अपन देंगे एंटीकोलिनर्जिक। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है ईपीएस को ट्रीट करने के लिए, एंटीकोलिनर्जिक। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेंजोट्रोपिन, ये किसका एग्जांपल है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का। ये किसका एग्जांपल है, एंटीकोलिनर्जिक का। और वहाँ पे अपन पेशेंट को क्या देंगे, आईएम बेंजोट्रोपिन देंगे। ओरली ना देखे पेशेंट को क्या देंगे, आईएम देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को स्टीप जॉ और डिफिकल्टी स्वेलिंग है, ठीक है, स्वेलो नहीं कर पा रहा है तो ओरली तो दे ही नहीं सकते, तो फिर पेशेंट को क्या देंगे अपन, आईएम देंगे पेशेंट को बेंजोट्रोपिन। देन राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ऑफ चॉइस होगी आपकी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में हेलोपेरिडोल के साथ में मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड ईपीएस कौन सा होता है, एक्स्थेसिया, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो वो होगी आपकी एंटीकोलिनर्जिक। इसके साथ में आपको टार्डिव डायस्किनेसिया, पार्किंसंस, वो सब आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक मालिग्नेंट हाइपरटेंसिव सिंड्रोम, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ईपीएस में जो इसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन हेलोपेरिडोल के साथ में मोस्ट कॉमन एसोसिएट होता है कौन सा, एक्स्थेसिया, ठीक है। और बेंजोट्रोपिन वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी एंटीकोलिनर्जिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिस्टर अरोड़ा वो वाज डायग्नोस विथ ए ब्रेन ट्यूमर। एक पेशेंट है जिसको क्या डायग्नोस हुआ है, ब्रेन ट्यूमर। यहाँ पे was scheduled for craniotomy in prevention the development of cerebral edema। पेशेंट को क्या शेड्यूल हुआ है, क्रेनियोटॉमी सर्जरी प्लान है, ठीक है, इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेरिबल एडिमा। पेशेंट को सेरिबल एडिमा ना हो इसलिए अपन पेशेंट को नर्स शुड एक्सपेक्ट टू द यूज ऑफ, इसमें से नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि जो सेरिबल एडिमा है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे आपको बताना है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कन्वर्जेंट, डायूरेटिक या फिर स्टेरॉइड। यहाँ पे सेरिबल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज में लेंगे आपको बताना है, ठीक है। पेशेंट की अगर क्रेनियोटॉमी प्लान है तो प्रिवेंट करेंगे कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को सेरिबल एडिमा से प्रिवेंट करना होगा, ठीक है। और सेरिबल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए अपन कौन सी ड्रग यूज में लेंगे यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कन्वर्जेंट, डायूरेटिक या फिर स्टेरॉइड। चलिए यहाँ पे अगर बात करें एंटी हाइपरटेंसिव या फिर एंटी कन्वर्जेंट की, तो इनका तो कोई रिलेशन नहीं है आपका एडिमा के साथ में, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव टू प्रिवेंट फ्रॉम द आईसीपी को इंक्रीज होने से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, या फिर ब्लड प्रेशर को कम रखने के लिए वहाँ पे अपन एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं। एंटी कन्वर्जेंट सीजर में देंगे, तो यहाँ पे सीजर का कोई सीजर से रिलेटेड यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे दोनों की, डायूरेटिक देंगे या फिर स्टेरॉइड। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेरिबल एडिमा। यहाँ पे एडिमा को अपने को प्रिवेंट करना है, एडिमा ना हो, एडिमा को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो डायूरेटिक तो आप यूज करेंगे कब, टू रिड्यूस एडिमा। अगर किसी पेशेंट को एडिमा हो गया है, ठीक है, किसी पेशेंट को एडिमा हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए आप यूज में कर लेते हैं डायूरेटिक मैनिटोल, ठीक है। तो वो क्या करेगा आपका, मैनिटोल क्या करता है, एडिमा को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर पेशेंट को आपको प्रिवेंट करना है एडिमा से तो पेशेंट को क्या देंगे, स्टेरॉइड देंगे। तो स्टेरॉइड क्या नहीं करेगा आपका, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। किसी पेशेंट को आप क्रेनियोटॉमी से पहले किसी पेशेंट को आप अगर क्या दे रहे हैं, स्टेरॉइड देंगे, तो वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करेगा, और अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो एडिमा नहीं होगा।
अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो इडिमा अपने को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इडिमा से प्रिवेंट करने के लिए अपन कौन से ड्रग देते हैं, स्टेरॉइड, और एडिमा को ट्रीट करने के लिए देते हैं अपन डायूरेटिक। एडिमा को ट्रीट करने के लिए डायूरेटिक देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंजलि राणा का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए देंगे अपन स्टेरॉइड और एडिमा को ट्रीट करने के लिए देते हैं डायूरेटिक। यहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अपन यहाँ पे सर्जरी से पहले पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, ना कि सर्जरी होने के बाद में। सर्जरी से पहले पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं ताकि पेशेंट में क्या नहीं हो, इडिमा ना हो। तो इडिमा को प्रिवेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेरॉइड देंगे, ठीक है। पेशेंट को इडिमा है नहीं, अगर पेशेंट को इडिमा होता तो अपन क्या देते हैं, डायूरेटिक, एडिमा को डिक्रीज करने के लिए। जी बिल्कुल, मैनिटॉल देते हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज बीन टेकिंग फ्रूसेमाइड फॉर द पास्ट वीक, ठीक है। द नर्स रिकॉग्नाइज विच फाइंडिंग में इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ए नेगेटिव साइड इफेक्ट फ्रॉम द मेडिकेशन। यहाँ पे आपको एक पेशेंट जो लेसिक्स ले रहा है, ठीक है, फ्रूसेमाइड फॉर द पास्ट वीक यानी कि एक वीक से, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से नेगेटिव साइड इफेक्ट आपको फ्रूसेमाइड के साथ में देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। साइड इफेक्ट कौन से आपको देखने को मिलेंगे फ्रूसेमाइड के साथ में, आपको बताना है। गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी, डिक्रीज एपेटाइट, वेट गेन ऑफ 5 पाउंड, या फिर इडिमा ऑफ द एंकल। चलिए जल्दी से राइट आंसर पुट आउट कीजिए। अगर बात करें एडिमा, तो यहाँ पे लेसिक्स ले रहा है, लेसिक्स तो क्या करता है, एडिमा को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे एडिमा ऑफ द एंकल तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो एडिमा को डिक्रीज करेगा, तो एडिमा कैसे हो सकता है वहाँ पे। वेट गेन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट बढ़ाएगा तो वहाँ पे वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वेट गेन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी या फिर डिक्रीज एपेटाइट, दोनों में से क्या होगा। गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी या फिर डिक्रीज एपेटाइट, दोनों में से कौन सा राइट होगा, यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बताइए, ठीक है। चलिए पेशेंट क्या ले रहा है, पेशेंट ले रहा है लेसिक्स, और लेसिक्स के साथ में वहाँ पे चांस रहेंगे पेशेंट को क्या, हाइपोकैलेमिया होने के। वहाँ पे क्या रहेंगे, पोटेशियम डिक्रीज होने के चांस रहेंगे। हाइपोकैलेमिया पेशेंट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेसिक्स अगर यूज कर रहे हैं तो लेसिक्स के साथ में पोटेशियम भी बाहर निकल जाएगा यूरिन के साथ में, तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी पेशेंट में, तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपने को असेस करना है हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स। लेसिक्स, इस मीन्स की लेसिक्स के साथ में पोटेशियम डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे पोटेशियम के जो हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया में अपने को कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनको असेस करना है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया में आपको जीआई रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एनोरेक्सिया, डिक्रीज जीआई मोर्टेलिटी, इसके साथ में आपको देखने को मिलता है क्या, नोजिया। इसके साथ में आपको नोजिया भी देखने को मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे हाइपोकैलेमिया में पेशेंट में। एक आपको देखने को मिलेगा मसल वीकनेस, ठीक है। कोई पेशेंट क्या ले रहा है, लेसिक्स ले रहा है, तो उसमें हाइपोकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। और हाइपोकैलेमिया में आपको देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया, डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, नोजिया एंड मसल्स वीकनेस। तो यहाँ पे डिक्रीज एपेटाइट, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, पेशेंट को एनोरेक्सिया, और ये साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया का। और हाइपोकैलेमिया किस में होगा, अगर पेशेंट डायूरेटिक यानी कि लेसिक्स ले रहा है तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी नहीं होगी यहाँ पे। गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी आपको हाइपोकैलेमिया में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो माहेश्वरी, काजल, शिवानी, आप सभी का राइट आंसर है यहाँ पे। सोहेल, कलाल, आरसी, ठीक है। आप ए क्यों बता रहे हैं, अंजलि राणा ए क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी नहीं होगा, हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स होंगे एनोरेक्सिया, डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, नोजिया या फिर मसल्स वीकनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ACEs, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE का मतलब क्या होगा,
ACE का मतलब यहाँ पे होगा एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम participate in the renin angiotensin aldosterone systems to have which of the following physiologic effect। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, अपन ने रास सिस्टम पढ़ा होगा, आपने रीनल सिस्टम में कौन सा सिस्टम पढ़ा होगा? रास सिस्टम। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बॉडी में कौन सा सिस्टम काम करता है? रास सिस्टम काम करता है एक, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसको बोलते हैं अपन रास सिस्टम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ACE पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे रास सिस्टम में, तो उसका फिजियोलॉजिक इफेक्ट क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। कैसे काम करेगा ये? इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन सेकंड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड सोडियम डिप्लीशन, प्रमोट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, या फिर स्टिमुलेट वेजोडाइलेशन एंड इनहिबिट सोडियम डिप्लेशन। चलिए कैसे काम करता है रास सिस्टम आपको यहाँ पे बताना है। रास सिस्टम में एंजियोटेंसिनोजन कैसे काम करेगा आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। उसके बाद में रास का जो सिस्टम है पूरा, रास कैसे फंक्शन करेगा पूरा उसको देखेंगे अपन, कैसे फंक्शन करेगा पूरा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन और एल्डोस्टेरोन, इसको देखेंगे अपन। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? रास सिस्टम की। कैसे काम करेगा ये देखिए यहाँ पे, अगर आपको क्या दिखेगा? बॉडी स्ट्रेस। बॉडी स्ट्रेस इट मीन्स कि अगर आपको क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन। आपको हो रहा है क्या? हाइपोटेंशन, या फिर डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम आपकी बॉडी में हो रहा है, यानी कि अपन बोलेंगे उसको हाइपोवोलेमिया। उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोवोलेमिया। या इसको बोल सकते हैं अपन क्या? हाइपोक्सिया की कंडीशन अगर हो रही हो, ठीक है, हाइपोवोलेमिया, ठीक है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, या फिर हाइपोवोलेमिया अगर पेशेंट में देखने को मिल रहा है, या फिर हाइपोनेट्रेमिया भी बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे सोडियम का लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है, हाइपोनेट्रेमिया। अगर किसी पेशेंट में ये कंडीशन हो रही है, ठीक है, बॉडी स्ट्रेस, तो इस कंडीशन में क्या होगा? किडनी क्या करेगी इस कंडीशन में? जेजी सेल किडनी की क्या सीक्रेट करेगी? रेनिन। किडनी की जेजी सेल क्या सीक्रेट करेगी? रेनिन एंजाइम सीक्रेट करेगी किडनी की जेजी सेल। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जिसको अपन बोलते हैं, वो सीक्रेट करेगी रेनिन, ठीक है। और ये रेनिन कहाँ पे जाएगा? लीवर के पास में। ये रेनिन लीवर के पास में जाएगा, और लीवर ऑलरेडी क्या सीक्रेट कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन। लीवर ऑलरेडी सीक्रेट कर रहा है क्या? एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को क्या करेगी? एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में क्या करेगी? कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। रेनिन क्या करेगा? लीवर जो एंजियोटेंसिनोजन सीक्रेट कर रहा है उसको एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट एंजियोटेंसिनोजन आगे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे काम करेगा आपका एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ACE, जिसको अपन बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये किस पे एक्ट करेगा? एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट पे, और इसको कन्वर्ट कर देगा AG2 में। ये AG2 में कन्वर्ट करेगा। अगर बात करें ACE की, ये कहाँ से सीक्रेट होगा? तो ये एक होता है आपकी नेफ्रॉन से, 20% तो होगा आपकी नेफ्रॉन के PCT पार्ट से, प्रोक्सिमल कन्वोलेट ट्यूबले से होगा 20% सीक्रेट, और 80% कहाँ से होगा? लंग्स से। 80% कहाँ से होगा? लंग्स से, ठीक है। ACE एक्ट करेगा AG फर्स्ट पे, और इसको कन्वर्ट करेगा AG2 में, ठीक है। अब AG2 के फंक्शन देखिए आप। AG2 क्या करेगा? ए करेगा आप वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या करेगा? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? पेशेंट में जो क्या है? हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है, और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पेशेंट में का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे ब्लड प्रेशर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक एक्ट करेगा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, एक आपका एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और वहां से क्या सीक्रेट करवाएगा, वहां से सीक्रेट करवाएगा आपका एल्डोस्टेरॉन। वहां से क्या सीक्रेट होगा, एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होगा, तो वहां पे फ्लूइड और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा और पेशेंट का क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। और एक कन्वर्ट हो जाएगा आपका AG3 में, एक कन्वर्ट हो जाएगा आपका AG3 में, और यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन ये होता है, रास सिस्टम ऐसे काम करता है। जैसे ही बॉडी स्ट्रेस होगी, इट मीन्स कि पेशेंट में या फिर हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया अपने को देखने को मिलेगा, तो वहां पे किडनी की जेजी सेल एक्टिवेट होगी और क्या सीक्रेट करेगी, रेनिन जाएगा लीवर के पास, और लीवर से ऑलरेडी क्या सीक्रेट हो रहा है, एंजियोटेंसिनोजन, वो ठीक है। तो रेनिन इसको क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद में 20% पीसीटी से और 80% लंग्स से सीक्रेट होगा एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एजी फर्स्ट को एजी सेकंड में कन्वर्ट करेगा। एजी सेकंड क्या करवाएगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, और एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और वहां से क्या सीक्रेट होगा, एल्डोस्टेरॉन, और वो सोडियम फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करके अपनी बीपी को नॉर्मल करेगा, और एक होगा AG3 में कन्वर्ट होकर यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। ऐसे काम करता है रास सिस्टम। अपन किसी पेशेंट को क्या देते हैं, ACE इनहिबिटर, किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन है तो अपन पेशेंट को देते हैं ACE इनहिबिटर। आपने देखी होगी मेडिसिन, नॉर्मली जिस मेडिसिन के पीछे कौन सा लगता है, प्रिल, ठीक है, उसको बोलते हैं ACE इनहिबिटर, ठीक है। तो वो कहाँ पे एक्ट करती है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, यहाँ पे फंक्शन करती है, वो नेफ्रॉन पे और लंग्स में करती है फंक्शन, और जो ये एंजाइम है इसके लेवल को क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, इसके लेवल को डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा और एल्डोस्टेरॉन कम सीक्रेट होगा, तो पेशेंट का क्या रहेगा, बीपी डिक्रीज रहेगा। जी बिल्कुल, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है पेशेंट में या फिर किसी भी पर्सन में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, बीपी को रेगुलेट करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस मेडिसिन के पीछे प्रिल लगता है, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, जिस भी मेडिसिन के पीछे एक प्रिल लगता है, वहां पे उसको बोलते हैं अपन ACE इनहिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये जो ACE इनहिबिटर, ACE कैसे बीपी को मेंटेन कर रहा है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा के और फ्लूइड को क्या करवा के, या फिर सोडियम को क्या करवा के, रीअब्जॉर्प्शन करवा के, सोडियम को क्या करवा के, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे कि ACE का फंक्शन क्या है, तो अपन क्या बताएंगे, प्रमोट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, क्योंकि वहां पे सोडियम और वाटर का क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन रिटेंशन करवा के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन C। चलिए, रास सिस्टम अच्छे से समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं फिर। रास सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा, आई होप क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में, एकदम सब गया होगा। जी बिल्कुल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, जो भी मेडिसिन के पीछे प्रिल लगेगा उसको बोलते हैं अपन ACE इनहिबिटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इन द ऑपरेशन थिएटर एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर धीरामई आस्क टू नर्स टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया, द नर्स रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया। यहाँ पे आपको बताना है कि इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया कैसे काम करेगा, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया कैसे काम करेगा आपको यहाँ पे बताना है। इज अप्लाइड ओनली टू द म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रोवाइड लोकल एनेस्थेसिया, ये ओनली एक्ट करेगा कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और लोकल एनेस्थेसिया प्रोवाइड करेगा, या फिर ब्लॉक ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नर्व इन टिश्यू इन क्लोज टू द ऑपरेटिव एरिया, then block sensation to an entire limb or a large area of the face, produce numbing to the large regional areas such as a lower abdomen and legs। चलिए यहाँ पे आपको बताना है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया किसी पेशेंट को अगर अपन देंगे तो वो कैसे फंक्शन करता है वहां पे। जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर पुट आउट कीजिए कमेंट बॉक्स में।
जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। जी बिल्कुल काजल, मेडिकल डिपार्टमेंट, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, ब्लॉक ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द नर्व इन टिश्यू, ठीक है, वो क्या करेगा, स्पेसिफिक ग्रुप जो नर्व लोकल एरिया में जो नर्व सप्लाई कर रही है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा और सेंसेशन को वहां से डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नर्व इन टिश्यू क्लोज टू द ऑपरेटिव एरिया, राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोकल एनेस्थीसिया कैसे फंक्शन करेगा। अपन ने देख लिया ब्लॉक करेगा वो लोकल एरिया की नर्व सप्लाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए उसके साथ में कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं, आपको बताना है। लोकल एनेस्थीसिया में मोस्ट कॉमनली ड्रग्स कौन सी यूज में लेते हैं अपन, लिग्नोकैन, लिग्नोकैन यूज में लेते हैं अपन लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट को इंक्रीज हो उसके लिए अपन उसके साथ में कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं, इफिनेफ्रिन या फिर या एड्रिनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एट्रोपिन या फिर डोबुटामाइन। जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट यहाँ पे कि अपन लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं साथ में। काजल, सुनी, शिखा यादव, ठीक है, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। यहाँ पे अपन लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए लिग्नोकैन के साथ में अपन मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज में लेते हैं इफिनेफ्रिन या फिर कौन सी, एड्रिनलिन। लिग्नोकैन प्लस क्या यूज में लेते हैं, एड्रिनलिन। चलिए ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लिग्नोकैन और एड्रिनलिन दोनों साथ में यूज में लेते हैं कंबाइन करके एनेस्थीसिया के इफेक्ट को यूज करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे बताइए कि ये तो आपको पता है, यहाँ तक आपने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक आपने पढ़ा है वहाँ से एम्स कहाँ पूछेगा आपसे, एम्स यहाँ फिर ESIC DSSB जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक थोड़ा ही पूछेगा, वो पूछेगा आपने जो नहीं पढ़ा है, वो जो आपको नहीं आता है वो पूछेगा। चलिए यहाँ पे बताइए कि रेशियो, लिग्नोकैन ADR क्या होगा, कितने ml ADR और कितने ml लिग्नोकैन ले रहे हैं लेंगे। आजकल मेडिकल फैसिलिटीज में क्या दोनों मिक्स में आते हैं, आजकल मेडिकल फैसिलिटीज में दोनों ड्रग्स एक ही एम्पुल्स में जिसकी बात करें तो उसमें आएगी, ठीक है, मिक्स में आती है। लेकिन चलिए आपके पास में अवेलेबल नहीं है जिसमें दोनों मिक्स हो, आपके पास में अवेलेबल नहीं है वो ड्रग जिसमें एड्रिनलिन और लिग्नोकैन दोनों मिक्स हो, ठीक है, दोनों मिक्स हो। आपके पास में एड्रिनलिन अलग से अवेलेबल है, एड्रिनलिन का एम्पुल्स, ठीक है, और वहाँ पे वायल अवेलेबल है आपके पास में लिग्नोकैन की, ठीक है, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में या फिर सर्जन ने, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया में कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको बता दिया है कि वहाँ पे लिग्नो ADR का सॉल्यूशन तैयार कर दीजिए लोकल एनेस्थीसिया के लिए। अब आप कैसे तैयार करेंगे बताओ, फिर आप कैसे तैयार करेंगे उस सॉल्यूशन को। उस सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए आप क्या लेंगे, 20 ml आप लिग्नोकैन लेंगे, 20 ml क्या लेंगे, लिग्नोकैन, और उसके साथ में कितने ml एड्रिनलिन लेंगे, ADR कितने ml लेंगे, 0.1 ml, ADR कितना लेंगे, 0.1 ml, कौन से वाला, 1:1000 वाला जो ADR आ रहा है नॉर्मली बिना डाइल्यूट किए हुए, आप उसको कितना लेंगे, 0.1 ml, और 20 ml क्या लेंगे, लिग्नोकैन। उन दोनों को मिक्स करेंगे तो वहां पे आपका सॉल्यूशन तैयार होगा लिग्नो ADR लोकल इनफिल्ट्रेशन के लिए या फिर लोकल एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है। चलिए ये तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि रेशियो क्या होगा, तो वहाँ पे रेशियो होगा आपका लिग्नो ADR का। अगर आप ये सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो वहाँ पे रेशियो आपका होगा 1:, ये रेशियो होगा आपका 1:2 लाख, 1:2 लाख आपका वहाँ पे जी।
1:1000 वाला एडीआर लेंगे 0.1 ml, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कितने किस रेशियो में है, 1:1000 में है, और आपने 20 ml लिग्नोकैन लिया है और उसके साथ में आपने एडीआर कितना लिया, 0.1 ml। तो ये लिग्नो एडीआर का वहाँ पे जो रेशियो या फिर सॉल्यूशन जो तैयार होगा उसमें लिग्नोकैन और एडीआर का रेशियो क्या रहेगा, 1:2 लाख। क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकता है आपसे, इसको आप अंडरलाइन करके कहीं पे भी लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जल्दी आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, ठीक है। ड्रग इंक्रीज करेगी इफेक्ट को एनेस्थेसिया के, लिग्नोकैन के साथ में एडीआर को मिलाएंगे, एडीआर का रेशियो देख लिया है यहाँ पे, ठीक है। अपन ने 20 ml लिग्नोकैन 0.1 ml एडीआर लेंगे, रेशियो हो जाएगा उसका 1:2 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट मेडिकेशंस इज मोस्ट लाइकली टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट विथ डायग्नोसिस ऑफ हर्पीज जोस्टर। किसी पेशेंट को क्या डायग्नोस हुआ है, हर्पीज जोस्टर, वहां पे कौन सी मेडिसिन अपन देंगे पेशेंट को, कौन सी मेडिसिन देंगे पेशेंट को, आपको यहाँ पे बताना है। हर्पीज जोस्टर जिसकी बात करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इसमें क्या देखने को मिलता है, हर्पीज वायरस से ये डिजीज होगी हर्पीज जोस्टर, और आपको फेस वगैरह या फिर पूरी बॉडी पे कहीं पे भी आपको रेसेस देखने को मिल सकते हैं, कहीं पे भी रेसेस देखने को मिल सकते हैं। और मोस्टली अगर आप क्या हो जाए, रीएक्टिवेट हो जाए वेरिसोला जोस्टर वायरस, अगर किसी पेशेंट को क्या हो गया है, चिकन पॉक्स, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जोस्टर, उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया है और वो क्या हो गया है, रीएक्टिवेट, वो हो जाता है रीएक्टिवेट। वो रीएक्टिवेट होगा तो पेशेंट में कौन सा इन्फेक्शन हो जाएगा, हर्पीज जोस्टर, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। तो वहां पे अपन पेशेंट को क्या देंगे, एंटीवायरल, वायरल डिजीज है तो एंटीवायरल ड्रग देंगे। तो एंटीवायरल इसमें से कौन सी है, असाइक्लोवीर, एंटीवायरल ड्रग यूज करते हैं तो एंटीवायरल ड्रग है आपकी असाइक्लोवीर वहां पे। जी बिल्कुल, इसी का काजल सुन्नी आप सभी का राइट आंसर जाएगा, कलाल आरसी माहेश्वरी अमन शिखा यादव, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है असाइक्लोवीर, वहां पे एंटीवायरल ड्रग यूज में लेंगे पेशेंट में, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल्स, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल्स भी बोलते हैं। और चिकन पॉक्स अगर रीएक्टिवेट हो जाए, उसको सही से ठीक से ट्रीटमेंट ना करे और वो रीएक्टिवेट हो जाए तो वहाँ पे हर्पीज जोस्टर की रिस्क बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे उसमें मोस्ट कॉमनली आपको हर्पीज जोस्टर देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रग विच शुड नॉट बी गिवन इन रीनल डिजीज, इसमें से कौन सी ड्रग रीनल डिजीज में नहीं देंगे अपन। किसी पेशेंट को कौन सी डिजीज है, रीनल डिजीज है, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज या फिर एक्यूट किडनी डिजीज, कोई भी हो, रीनल डिजीज के पेशेंट में कौन सी ड्रग नहीं देंगे अपन, जेंटामाइसिन, नाइट्रोप्रोसाइड, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर सेप्ट्रियोक्सोन। जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बताइए। असाइक्लोवेरी जाएगी, ड्रग ऑफ चॉइस हो तो वो आपके असाइक्लोवेरी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे राइट कमेंट करके राइट आंसर पुट आउट कीजिए, आपकी कौन सी ड्रग आप सीकेडी में या फिर रीनल डिजीज में नहीं देंगे आप। जी बिल्कुल काजल, ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस हर्पीज जोस्टर में असाइक्लोवेरी होगी, ठीक है। अब कौन सी ड्रग नहीं देंगे रीनल डिजीज में, तो अपन अवॉइड करेंगे कौन सी ड्रग्स, नेफ्रोटॉक्सिक जितनी भी ड्रग्स होगी उनको अवॉइड करेंगे अपन रीनल डिजीज में, ठीक है। तो यहाँ पे जेंटामाइसिन क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है,
नेफ्रोटॉक्सिक कौन सी ड्रग होगी? एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की जितनी भी एंटीबायोटिक होगी, एमाइनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की जितनी भी एंटीबायोटिक्स होगी वो आपकी नेफ्रोटॉक्सिक होगी और रिनल डिजीज में वो यूज में नहीं करेंगे। मोस्टली जिस ड्रग्स के पीछे CIN लगता है उसको बोलते हैं अपन एमाइनो ग्लाइकोसाइड। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स कौन सी है? एमिनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स है। ये सब ड्रग्स कौन सी होगी? एमिनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की कौन सी है? एंटीबायोटिक है ये, और ये हाईली नेफ्रोटॉक्सिक होगी। ये क्या होती है? हाईली नेफ्रोटॉक्सिक, इसलिए अपन रिनल डिजीज के पेशेंट में इन ड्रग्स को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। जेंटामाइसिन नहीं देंगे वहां पे जी, बिल्कुल। एमिकासिन भी आपकी कौन सी? एमाइनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग है। हाँ जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बिल्कुल। एक और कौन सी ड्रग है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपकी। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, वो एमिनोग्लाइकोसाइड नहीं है। सिका यादव जी, पेनिसिलिन एमिनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की एंटीबायोटिक नहीं है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ओनली एमिनोग्लाइकोसाइड्स की, जो कि हाईली नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंटामाइसिन नहीं देंगे। नाइट्रोप्रोसाइड तो अपन बर्निंग सेंसेशन जब हो यूरिन में तो उसमें देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है आपकी। सेफ्ट्रियोक्सोन भी एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए अपन आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल इसी सेशन को फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं, कल इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस क्लास को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। और कल इसी टाइम में अपन एक बार फिर से इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग कल एक बार फिर से 9 PM जुड़ना न भूलें। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सेशन है अपन कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जाम तक, DSSB या फिर ESIC का। हाँ जी, KSSCI का ओल्ड पेपर भी अपन करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। ओल्ड पेपर है KSSI के, उनको भी अपन सॉल्व कराएंगे। अभी 15 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तो अपन 13-14 या फिर 12 से स्टार्ट करेंगे, 12-13-14 तक। ठीक है, ओल्ड पेपर भी सॉल्व करा देंगे अपन। चलिए आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसी सेशन को। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ नया सीखने को मिला या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कल एक बार फिर से रेडी रहना, 9 PM एग्जैक्ट टाइम, 9 PM। फिर जहां से अपन यहाँ आज ड्रॉप आउट कर रहे हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। चलिए, थैंक यू टू एवरीवन, गुड नाइट।